नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों। हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह शुभ अवसर इस संकल्प को दोहराने का भी है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करेंगे। प्रदेश के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के मजबूत हौसलों और निरंतर प्रयासों से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य बना। आज के दिन मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के अहम योगदान को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने भारी बर्फबारी के बीच खुद शिमला पहुंचकर ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की थी। इस सौगात के लिए हम सभी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने में जिन विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, हम उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि कांगड़ा जिला के परागपुर में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। परागपुर की स्थापना 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जसवां रियासत के शाही परिवार की राजकुमारी पराग देवी की याद में की गई थी। परागपुर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने दिसंबर 1997 में परागपुर को देश का पहला हेरिटेज विलेज घोषित किया था। परागपुर का पड़ोसी गांव गरली भी इसी हेरिटेज जोन का हिस्सा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को 2022 में सरकार बनाने का अवसर मिला। 11 दिसंबर को मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुझे प्रदेश की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाल ही में हमारी सरकार ने अपने सेवा काल के 3 साल पूरे किए हैं, जो प्रदेश के विकास और प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। पहले दिन से ही हमने जन सेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया है और इसी भावना के साथ इस हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार लोगों के हित में नई नीतियां और योजनाएं लेकर आ रही है। प्रदेश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए हम कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके अब सुखदायी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। प्रदेश की खराब वित्तीय हालत हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज और कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों का बोझ हमारी सरकार को विरासत में मिला था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए संसाधनों के सृजन पर बल दिया। संसाधनों के सही इस्तेमाल से राज्य को पिछले 3 वर्षों में 26,683 करोड़ रुपया राजस्व की प्राप्ति हुई, जो पूर्व सरकार की इस अवधि की तुलना में 3,800 करोड़ रुपया अधिक है। हमने शराब के ठेकों के आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया अपनाई, जिससे 5,408 करोड़ रुपया अर्जित हुए, जो पिछली सरकार से 1,114 करोड़ रुपया ज़्यादा है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर सभी वर्गों का एक समान हक है। हम प्रदेश की संपदा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है और हम
उन्हें कभी बिकने नहीं देंगे। आप जानते हैं कि गंभीर आर्थिक संकट के मोर्चे पर लड़ने के साथ साथ हमें 2023 और 2025 में 2 बार भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। इस आपदा में जहां हमने कई बहुमूल्य जीवन गंवा दिए, वहीं 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान भी उठाना पड़ा। हमने केंद्र सरकार से बार बार इस नुकसान की भरपाई का मामला उठाया, पर हमें एक भी बार पर्याप्त मदद नहीं मिली। लेकिन विपक्षी दल ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। प्रदेश के लोगों की आवाज बनने की बजाय विपक्ष ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हमारी सरकार को धन बल से गिराने की साजिशें रची। लेकिन हमारी सरकार ने आत्मीय संवेदनशीलता के साथ आपदा पीड़ितों का दुख दर्द बांटा और दिन रात उनके साथ खड़े रहे। सीमित संसाधनों के बावजूद हमने विशेष राहत पैकेज जारी कर मुआवजे की राशि कई गुना बढ़ाई, जो देश में सबसे अधिक है। जिन परिवारों के घर आपदा में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, उन्हें नया घर बनाने के लिए 8 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उनके अन्य नुकसान की भरपाई के लिए भी बढ़ी हुई आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, विधानसभा चुनाव में आपसे किए वादों के मुताबिक हमने 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पहली कैबिनेट में ओपीएस प्रदान करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया गया है। हम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से हर महीने 1,500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान कर रहे हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार इन युवाओं को निश्चित आय भी सुनिश्चित कर रही है। इसी योजना के दूसरे चरण में राज्य सरकार निजी भूमि पर 100 किलोवाट से 2 मेगावाट के सौर पैनल स्थापित करने के लिए ब्याज पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में यह सब्सिडी 5% और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 4% है। इसी तरह इस योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान भी किया गया है। एक और गारंटी को पूरा करते हुए हमने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, ताकि इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो और वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। भाइयों और बहनों, अपने वादे के मुताबिक हमारी सरकार ने पशुपालकों से गाय और भैंस के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध पर 47 से 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है। इस पहल से हिमाचल दूध खरीद पर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोबर खरीद योजना के तहत प्रदेश सरकार पशुपालकों से 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट की खरीद कर रही है। यह योजना भी हमारी चुनावी गारंटी का हिस्सा
थी। युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के लिए नए अवसर सृजित किए गए हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 24,020 युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई है। इसकी तुलना में पूर्व सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 20,000 पदों पर नियुक्तियां की थी। सरकारी क्षेत्र के अलावा हमारी सरकार ने अब तक निजी क्षेत्र में भी 56,855 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में भारी कटौती की है। वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा अनुदान 10,249 करोड़ रुपया था, जो 2025-26 में घटकर 3,256 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। 2 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों को 2023 में आपदा के लिए पीडीएनए के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता का आज भी इंतजार है। चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर लागू कर रही है। हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और किसानों, बागवानों और पशुपालकों के संघर्षों को करीब से देखा है और अनुभव किया है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता में किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा पहुंचाना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं को 60 रुपये, मक्की को 40 रुपये और कच्ची हल्दी को 90 रुपये प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। चंबा जिला के पांगी घाटी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनाया गया है। घाटी के किसानों से प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही जौ को 60 रुपये प्रति किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। हमारी सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 247 से बढ़ाकर 320 रुपये किया है। प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी के बड़े योगदान को देखते हुए हमने बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इससे प्रदेश के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमने सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है, जिससे आज हजारों सेब उत्पादकों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। मैंने न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का मुद्दा भी केंद्र सरकार से उठाया है। हम सेब बागवानों के हितों को पुरजोर तरीके से हर मंच पर उठाएंगे। हमारी सरकार का शुरू से ही यह प्रयास रहा है कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी किसानों और बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने की गारंटी प्रदान की थी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों से हमारे किसानों, बागवानों और समाज के कमजोर और गरीब वर्गों पर अत्यधिक जातियां हो रही है। कड़े संघर्ष के बाद केंद्र सरकार को अपने पारित किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को समाप्त कर इस वर्ग पर एक और